नमस्कार दोस्तों, DFAIS प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और हमने पिछली क्लास में मौर्य साम्राज्य स्टार्ट किया था और कुछ भाग कंप्लीट कर लिया था हमने। इसमें अशोक के अभिलेख के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे शिलालेख के बारे में। देखिए, शाहबाजगढ़ी, इस शिलालेखों के नाम दिए गए हैं और ये कहाँ स्थित हैं ये दिया गया। तो फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में या वनडे एग्जाम में कि कौन सा शिलालेख कौन सी जगह स्थित है। ठीक है, चारों ऑप्शनों में पूछा जा सकता है, जोड़ी बनाने वाले प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में है, धौली उड़ीसा में है, जौगढ़ उड़ीसा में है, एरागुडी आंध्र प्रदेश में है, मानसेरा पाकिस्तान में है, कालसी देहरादून में है, सोपारा महाराष्ट्र में है, गिरनार सौराष्ट्र। ठीक है, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्र सौराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्र सौराष्ट्र, ये याद रखें। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है ज़्यादा, शिलालेख दिए गए हैं और ये शिलालेख कहाँ स्थित हैं इसके बारे में बताया गया। लघु शिलालेख सहसराय, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, अहरौरा, रूपनाथ, गुर्जरा, बैराट, मास्की, गावीमठ, पालकीगुंडू, रजूल, मंडगिरी, जंट ग्रामेश्वर और एरागुडी। ठीक है, तो ये लघु शिलालेखों के नाम दिए गए। और स्तूप हैं, देखिए, रामपुरवा, इलाहाबाद, लौरिया रेराज, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया नंदन। ठीक, तो ये स्तूपों के नाम दिए। ठीक है, ये फैक्ट हैं, ये आप थोड़ा याद रख लेना और एक दो बार वीडियो देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, ये अन्य अभिलेखों के नाम दिए। एक बराबर, रूमनदेई, इलाहाबाद, निगाली सागर, सांची, सारनाथ, बैराट। अशोक का प्रथम अभिलेख 1750 में दिल्ली में टी फैंसलर ने खोजा था। तो ये फैक्ट है, याद रखना है, पूछा जाता है अशोक का प्रथम अभिलेख किसने खोजा था। ठीक, तो याद रखेंगे। प्रथम शिलालेख में अशोक ने पशुबलि गोष्ठियों, आनंदपुर समारोहों का निषेध किया है। तो प्रथम शिलालेख इनके शिलालेख हैं, उसमें इन्होंने कुछ नियम और शर्तें बनाई। ठीक है, तो प्रथम शिलालेख में कहा है पशु बलि की निंदा की है इन्होंने कि किसी भी प्रकार के पशु की बलि नहीं होगी। ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार के पशु की हत्या नहीं की जाएगी। ठीक, आनंदपुर समारोह, जिनमें आनंदपुर समारोह होते हैं, किसी प्रकार के नाच गाने होते हैं और मद्यपान का सेवन होता है, तो इनका यहाँ मनाही की गई, यानी निषेध किया गया। ये प्रथम शिलालेख में कहा गया। ठीक, द्वितीय शिलालेख में अशोक ने सातीयपुत्र, केरल पुत्र, चोलपांड, श्रीलंका, एंटियोक आदि का उल्लेख किया है। तो ये द्वितीय शिलालेख में सातीयपुत्र, केरल पुत्र, चोलपांड, मतलब जो सटे हुए राज्य थे दक्षिण वाले, इनके बारे में उल्लेख किया है। ठीक है, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया वाले राज्य। ठीक है, ये नीचे हम देखें साउथ इंडिया वाले राज्य, तो यहाँ का बारे। तृतीय शिलालेख में अशोक ने युक्त, राजूक और प्रादेशिक नामक अधिकारियों, उनके कार्यों का उल्लेख किया है। ठीक है, तो तृतीय शिलालेख में अशोक ने ये अधिकारी दिए हैं, ये मौर्य साम्राज्य के अधिकारी हैं, तो इनके बारे में उल्लेख किया है। 11वें शिलालेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या की। ठीक, धम्म की व्याख्या की। 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग विजय की व्याख्या की। प्रथम शिलालेख में अशोक ने कहा है, ये फैक्ट हैं, ये याद रखेंगे हम, इसमें समझाने वाली चीज़ नहीं है ज़्यादा, ये तो देखिए आपको याद ही करना पड़ेंगे। प्रथम शिलालेख में कहा सब प्रजा मेरी संतान। ठीक है, तो ये भ्रातृत्व का भाव, सब प्रजा मेरी संतान, और प्रजा के प्रति राजा के कर्तव्य को भी दर्शाया गया, मतलब राजा प्रजा को अपनी संतान मानता है। ठीक है, रूमनदेई स्तंभ अभिलेख में अशोक की लुम्बिनी यात्रा का वर्णन। निगाली सागर स्तंभ अभिलेख में अशोक द्वारा कनक मुनि स्तूप के दर्शन का वर्णन किया गया है। ठीक, 236 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद कई शासकों ने मौर्य साम्राज्य पर शासन किया।
तो 236 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कई शासकों ने मौर्य साम्राज्य पर शासन किया। 185 या 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने भद्रथ की हत्या करके मौर्य वंश का शासन समाप्त कर दिया तथा मगध में एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की। भद्रथ अंतिम मौर्य शासक था। तो पुष्यमित्र शुंग ने भद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है जी। ये देखिए फैक्ट थे सब। तो फैक्ट देखिए प्रीलिम्स में जब भी सरल पेपर बनेगा, सरल होगा, तो फैक्ट अधिक पूछे जाते हैं। जैसे MPPSC यदि प्रीलिम्स है या कोई वनडे एग्जाम है, ऐसे पटवारी, जेल प्रहरी या SI के, तो इनमें क्या है, फैक्ट अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन UPSC प्रीलिम्स देंगे तो वहाँ डिटेल में आता है। वहाँ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक इन व्यवस्थाओं के बारे में डिटेल से स्टेटमेंट बना के पूछा जाता है। ठीक है, आप देखिए थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है। पैटर्न चेंज हो रहा है तो इसमें क्या है कि अब देखेंगे आप, तो प्रीलिम्स में जो स्टेट प्रीलिम्स होते हैं, स्टेट PSC के प्रीलिम्स, तो इनमें आप वो स्टेटमेंट बना के पूछने लगा है। ठीक है, तो आप फैक्ट के साथ साथ थोड़ा डिटेल में भी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो वही डिटेल में सब चीज़ें हम सामाजिक धार्मिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जिससे क्या है, यदि कठिन प्रश्न भी बनता है तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता होती है। और फैक्ट भी याद रखना है, जब वनडे एग्जाम दें तो वहाँ फैक्ट अधिक पूछे जाते हैं, तो फैक्ट भी याद रख लेना। ठीक है, ये देखिए मौर्य काल में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में बताया गया। ये मेंस में भी पूछे जाते हैं, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेंस में क्वेश्चन सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इन सब चीज़ों से अधिक आते हैं, तो हम ध्यान रखेंगे और डिटेल में समझते चलेंगे। मौर्य काल में भारत की सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी थी। तो ये सामाजिक स्थिति के बारे में बताया गया। सामाजिक स्थिति अच्छी थी, बड़ व्यवस्था तथा वर्णाश्रम व्यवस्था पूरी तरह स्थापित हो चुकी। तो देखेंगे आप, उत्तर वैदिक काल से ही बड़ व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल से ही बड़ व्यवस्था, और बड़ व्यवस्था में मतलब ये ऊपर सोपानी व्यवस्था थी, इसमें ऊपर ब्राह्मण थे, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय थे, क्षत्रिय, फिर वैश्य थे, और फिर शूद्र थे। तो इनके कर्म भी डिसाइड किए गए थे। ब्राह्मण पूजा पाठ और ज्ञान का प्रसारण करेगा, क्षत्रिय सेना से संबंधित होगा, मतलब युद्ध कार्य होगा क्षत्रिय का, वैश्य व्यापार से संबंधित होगा, और शूद्र सेवा कार्य करेगा। ठीक है, तो ये सभी के कार्य निर्धारित किए गए थे मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो ये वर्ण व्यवस्था थी। अर्थशास्त्र में 4 वर्ण का उल्लेख है, जबकि मेगास्थनीज 7 जातियों के बारे में बताते हैं। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, उसमें 4 वर्ण यही बताए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जबकि मेगास्थनीज ने 7 जातियों के बारे में बताया है। तो मेगास्थनीज ने और भी जातियाँ जोड़ी हैं। ठीक, मौर्य काल में बहुविवाह प्रचलित था। स्त्रियों को केवल पुनर्विवाह की अनुमति थी। नियोग प्रथा का भी प्रचलन था। तो क्या क्या सकारात्मक चीज़ें थी, प्लस पॉइंट क्या था और नेगेटिव पॉइंट क्या था। बहुविवाह, बहुविवाह ये नेगेटिव पॉइंट। ठीक, ये नेगेटिव पॉइंट। प्लस पॉइंट क्या है, पुनर्विवाह, पुनर्विवाह और नियोग प्रथा। तो बहुविवाह क्योंकि एक पुरुष अधिक स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता था, मतलब एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता था। तो ये नकारात्मक इसलिए क्योंकि स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य से ये उचित नहीं, क्योंकि एक पुरुष अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करता है, तो ये स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य से उचित नहीं। ठीक है, और पुनर्विवाह ये सकारात्मक है नियोग प्रथा, क्योंकि नियोग प्रथा में ये कहा गया है, पति यदि नपुंसक हो या किसी प्रकार की कमी हो या उसकी मृत्यु हो जाए, तो पति के छोटे भाई के साथ संबंध स्थापित कर सकती है महिला। ठीक है, और पुत्र प्राप्ति कर सकती है। ठीक है, और पुनर्विवाह मतलब
या पति की मृत्यु होती है तो दूसरा विवाह भी कर सकती है। तो ये प्लस पॉइंट है कि महिलाओं की स्थिति के बारे में यदि पूछा जाए कि अच्छी थी या बुरी, तो अच्छी थी, क्योंकि पुनर्विवाह था, नियोग प्रथा थी। और वो थोड़ी नकारात्मक स्थिति थी, क्योंकि यहाँ बहुविवाह का प्रचलन था। ठीक है, तो ये हम ध्यान में रखें। समाज में वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। वेश्याएं कर देती तथा गुप्तचरों का कार्य भी करती थी। तो वेश्याएं थी, वेश्यावृत्ति प्रचलित में थी, और लेकिन वेश्याओं पर कर लगता था। ठीक है, और गुप्तचरों का कार्य भी ये वेश्याएं करती थी। मौर्य काल में दास प्रथा थी, किंतु दासों से अच्छा व्यवहार किया जाता था। मेगस्थनीज लिखता है कि मौर्य काल में भारत में दास नहीं थे। तो मेगस्थनीज ने नकारा है कि दास नहीं थे, लेकिन कई ग्रंथों में उल्लेख है कि दास प्रथा प्रचलन में थी, लेकिन दासों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता। मतलब दासों के साथ व्यवहार की स्थिति अच्छी थी, मतलब उन्हें हीन और निम्न नहीं समझा जाता था, मतलब उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट किया जाता था। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो ये समाज के बारे में बात हो गई। समाज के बारे में हमने किन किन बारे में बात की? स्त्री मतलब महिलाओं की स्थिति कैसी है, दास प्रथा, ठीक है, और बड़ व्यवस्था, इनके बारे में हमने देखा। ये 2-3 चीज़ें हमें समाज में याद रखनी होती हैं। स्त्रियों की स्थिति कैसी है, शूद्रों मतलब निम्न वर्ग की स्थिति कैसी है, और बड़ व्यवस्था या दास प्रथा कैसी। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जब समाज व्यवस्था पढ़ते हैं तो जानना आवश्यक होता है। मौर्यकाल आर्थिक दशा अच्छी थी। तो आर्थिक स्थिति अच्छी थी मौर्यकाल में। कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, काशी, उज्जैन और तोसली व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। तो ये व्यापारिक केंद्र थे। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, काशी, ठीक है, ये सभी व्यापार के केंद्र थे। उज्जैन, तोसली, ठीक है। इस काल के वस्त्र व्यवसाय सबसे प्रमुख व्यवसाय था। तो वस्त्र का अधिक व्यवसाय होता था। कपास की खेती अधिक होती थी, कपास की खेती और वस्त्र का व्यवसाय अधिक होता था। ठीक है। मौर्य काल में राजस्व का सबसे प्रमुख साधन भू राजस्व था। ठीक है, कृषि पर लगाया जाता था भू राजस्व, जो मौर्य काल में सबसे प्रमुख साधन था आय का। मौर्य काल में ब्राह्मण धर्म को ही संरक्षण प्राप्त था, किंतु अशोक काल में बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म बन गया। तो प्रारंभ में देखेंगे ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्राप्त था, लेकिन कालांतर में अशोक आए और उन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया। और देखेंगे आप बौद्ध संगीति होती है अशोक के शासनकाल में, एक बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति भी होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था अशोक। ठीक है, जी याद रखें। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। तो जैन धर्म अपना लिया था और संलेखना पद्धति से अपने प्राण भी त्यागे थे। हमने पढ़ा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था और संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए थे। संलेखना पद्धति ऐसी पद्धति होती है जिसमें मतलब धीरे धीरे अपने शरीर को कमजोर किया जाता है, जैसे कि अन्न का धीरे धीरे त्याग किया जाता है, जिससे शरीर कमजोर होता चला जाता है और कालांतर में मृत्यु हो जाती है। तो ये संलेखना पद्धति होती है। ठीक है, जैन धर्म में प्रसिद्ध है। अशोक का पौत्र और कुणाल का पुत्र संप्रति जैन धर्म का अनुयायी था। तो अशोक के पौत्र और कुणाल के पुत्र संप्रति जैन धर्म का अनुयायी था। तो हमने अर्थव्यवस्था देखी, इसमें क्या देखा? कृषि भी उन्नत थी, कृषि व्यापार भी था और आयात निर्यात भी होता था। तो ये हम अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखते हैं। कृषि भी उचित थी, क्योंकि और वस्त्रों का व्यापार होता था, तो व्यापार भी उन्नत था। कृषि भी उन्नत थी, क्योंकि कपास का उत्पादन होता था और भू राजस्व भी वसूला जाता था। भू राजस्व वसूला जाता है, इसका मतलब ही है कृषि उन्नत होगी तभी भू राजस्व वसूला जाता है। ठीक है, और आयात निर्यात भी होता था वस्त्रों का। ठीक है, तो ये याद रखेंगे अर्थव्यवस्था के संदर्भ। ठीक है, अब इसमें बचा है राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है।
पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा ही है। मौर्य साम्राज्य संघीय एवं एकतंत्रीय था। सत्ता सर्वोच्च शक्ति सम्राट में नहीं थी। अशोक के काल में 3 अधिकारियों का वर्णन प्राप्त होता है। 3 अधिकारी थे, युक्त, रजुक्त तथा प्रादेशिक। अशोक के 12वें शिलालेख में 3 और अधिकारियों के नाम मिलते हैं, धम्म महामात, इथिजक महामात और ब्रजभूमिक महामात। तो ये फैक्ट में अशोक का साम्राज्य एकतंत्रीय था, ठीक है। तो केंद्रीय शासन, केंद्रीकरण अधिक था, केंद्रीय शासन प्रभावी था, तो जिससे केंद्रीकरण अधिक था, मतलब केंद्र में अधिक शक्तियां नहीं थी, ठीक है। अशोक के 12वें शिलालेख में 3 अधिकारियों के नाम मिलते हैं, तो ये अधिकारियों के बारे में बताया गया। धम्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक ने अपने शासन के 13वें वर्ष में की थी। यह सभी प्रकार के धार्मिक मामलों का प्रमुख था। तो धम्म महामात्रों 13वें, जो अब अशोक का शासनकाल था, 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी अशोक, ठीक है। और ये धार्मिक कार्यों से संबंधित था। इथिजक महामात्रा स्त्रियों के नैतिक आचरण की देखरेख करता था। तो स्त्रियों के नैतिक आचरण की देखरेख कौन करता था? इथिजक महामात्र, ठीक, ये याद है। चंद्रगुप्त के समय मौर्य साम्राज्य में 4 प्रांत थे। अवंती राष्ट्र, राजधानी उज्जैनी, उत्तरापथ राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ राजधानी स्वर्णगिरी, मध्य प्रदेश राजधानी पाटलिपुत्र। तो ये मौर्य साम्राज्य में प्रांतों के बारे में बताया गया, उनकी राजधानी के बारे में बताया गया, ठीक है। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में 5वें प्रांत कलिंग की स्थापना हुई। तोसली इसकी राजधानी थी। तो पहले 4 प्रांत थे, बाद में अशोक के समय में 5वां प्रांत कलिंग भी आया, तोसली इसकी राजधानी थी, ठीक है। मौर्य साम्राज्य जो ईसा पूर्व सम्राट शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी एवं सेनानायक था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्रियों के लिए तीर्थ का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो ये तीर्थ विभाग थे, इन पर मंत्रियों की नियुक्ति होती थी, ठीक है। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त के समय 4 प्रांत थे। प्रांतों के प्रमुख को राज्यपाल कहते थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त के समय 4 प्रांत थे। अशोक के समय देखेंगे हम, कलिंग नया प्रांत बना और 5 प्रांत हो गए। तो प्रांत के प्रमुख को राज्यपाल कहते हैं। आज भी प्रांत के प्रमुख को राज्यपाल ही कहा जाता है। आप देखेंगे राज्य के प्रमुख होते हैं राज्यपाल, तो ये प्रांत के प्रमुख होते थे राज्य। मौर्य काल में प्रांत जनपदों में विभाजित थे, जिनकी 4 श्रेणियां थी: स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक और संग्रह। जनपद का प्रधान अधिकारी प्रदेष्टा, संग्रह का प्रधान अधिकारी गोप के ऊपर स्थानिक तथा स्थानिक के ऊपर नगराध्यक्ष का पद होता था, ठीक है। तो ये इसमें फैक्ट ज़्यादा है, ध्यान रखेंगे। ये देखिए, आपको याद रख लेना है कि ये सीढ़ियाँ थी। जैसे राज्य था, राज्य के नीचे जनपद था, राज्य के बीच में जिला था, राज्य, जिला, जनपद, ये सब नगर, ये सब इकाइयाँ थी नगर की, ठीक है। तो याद रखेंगे। मेगस्थनीज के अनुसार जिलाधिकारियों को एग्रोमोई कहते थे। तो राज्य था, राज्य के नीचे जिलाधिकारी थे, जिले का प्रशासन देखते थे, और राज्य का प्रशासन राज्यपाल देखते, ठीक है। देखिए ऐसे समझ लीजिए, राज्य, जिला और जनपद। तो राज्य, राज्यपाल, राज्यपाल, जिले का प्रमुख जिलाधिकारी, जिलाधिकारी, और जनपद का प्रमुख, ये देखिए जनपद का प्रधान प्रदेष्टा होता है, ठीक है, प्रदेष्टा। और नीचे ग्राम इकाई थी, ग्राम, तो इसका प्रधान होता था ग्रामणी। ये प्रशासन के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसका निचोड़ यही है कि क्या क्या था। ऊपर व्यवस्था थी राज्य की, जिला, जनपद और ग्राम, ठीक है, इस प्रकार की। और सब फैक्ट हैं इसमें, वो आप याद रखें। नगर प्रशासन के संबंधित कई समितियां थी। इसमें देखिए 6 समितियों के बारे में उल्लेख किया गया है, और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे, ठीक है। 6 समितियां थी, प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। ये समितियां दी गई हैं, ये देखिए। जनगणना समिति थी, शिल्प औद्योगिक समिति थी, वस्तु निरीक्षक समिति थी,
वाणिज्य समिति थी, कर समिति थी और विदेशिक समिति थी। ठीक है, ये समिति के बारे में। सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम थी, ग्राम का प्रशासनिक प्रमुख ग्रामणी होता था। न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी सम्राट था, ग्राम सभा सबसे छोटा न्यायालय थी। ठीक है, न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी था सम्राट, ग्राम सभा सबसे छोटा न्यायालय थी। न्यायालय दो प्रकार के होते थे, धर्मस्थति तथा कंटक शोधन। धर्मस्थति दीवानी न्यायालय तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय थी। तो ये धर्मस्थति न्यायालय क्या देखा था? दीवानी संबंधित मामले। दीवानी मामले वे होते हैं जैसे विवाह, भूमि आदि से संबंधित जो भी मामले होते हैं वो दीवानी मामले होते हैं। फौजदारी मामले वे होते हैं जैसे किसी हत्या और जघन्य अपराध ऐसे होते हैं जिनमें जो ऐसे दंड से संबंधित होते हैं, किसी की हत्या कर दी या किसी की मारपीट, ये सब फौजदारी मामले होते हैं। ठीक है, गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहते थे। गुप्तचर दो प्रकार के होते थे, संस्था और संचार। वर्ग के गुप्तचर एक ही स्थान पर रहते थे तो संचार घूम घूम कर कार्य करते थे। ठीक है, तो गुप्तचरों के बारे में बताया गया है, संस्था और संचार। ठीक है, संचार का मतलब घूम घूम कर कार्य करते थे, संस्था एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते थे। ठीक है, तो जी यार, जी हमारा मौर्य साम्राज्य कंप्लीट हुआ। ठीक है, हमने डिटेल से पढ़ा और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। और पॉलिटी में कल क्लास हम पॉलिटी की लेंगे, इसमें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है।